बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट हवाले से, इश्यूज़ के हवाले से। एक तो आपका जो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आई हैं, उसके हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि मीनार पाकिस्तान का पहले जलसा हुआ था, उसके लिए तो पीटीआई को बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से सक्सेसफुली ये जलसा कंडक्ट करवा लिया। लेकिन एक और नई डेवलपमेंट आई है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट आई है। कोई ना किसी तरीके से इमरान खान के बैकडोर कॉन्टेक्ट्स रिस्टोर हो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जुडिशरी के साथ, और पूरा का पूरा इरादा लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और ये जो आपकी है पीपल्स पार्टी, इनके साथ भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर पीटीआई की डायलॉग वगैरह हो रहे हैं। और यहाँ पर जो आपकी पीडीएम है, उसके अंदर मौलाना फजल रहमान और नून लीग को बिल्कुल खुडे लाइन लगाने का इरादा कर लिया गया है। ना मौलाना फजल रहमान को कुछ मिलेगा, ना नून लीग को कुछ मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा इरादा कर लिया गया है। अब मुझे इस वक्त क्लियर नहीं है कि किस किस ने किस किस से बात की है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि पीछे बैकडोर चैनल खोले गए हैं, अब बातचीत हो रही है। और मेरे ख्याल में ये खान से तमाम तर केसेस वगैरह 2 महीनों के अंदर हटा दिए जाएंगे और इमरान खान बैक टू द बिजनेस आ जाएगा। और मेरे ख्याल में ये पंजाब वाले इलेक्शन भी हो जाएंगे। अगर पंजाब वाले इलेक्शन नहीं होते इस वक्त, तो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन कंप्लीटली अच्छे तरीके से हो जाएंगे और उसके बाद जाकर ये यहाँ पर इमरान खान दोबारा से हुकूमत में आएगा। बाकी आर्मी के अंदर भी एक अलग ही तरह का कल्ट और ग्रुप डेवलप कर चुका है, जो कह रहा है कि अब बहुत हो चुका है, सारी की सारी सफाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा गंद हो चुका है, अब पीछे हटा जाए, अब एक दूसरे को स्पेस दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर हमले ना किए जाए। और इमरान खान की पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो पीटीआई को इतना आगे ना ले जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद को थ्रेटन महसूस करे, एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि कल के जलसे में एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना ज्यादा लानतान वगैरह नहीं हुआ है और थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हमारे ऊपर लानतान कम किया जाए, हमें थोड़ा सा सेफ एग्जिट दिया जाए, हमें एक रास्ता दिया जाए कि हम इस पूरे मामले में से निकल सके। और इसीलिए पीटीआई की लीडरशिप ने एग्री किया है कि एस्टेब्लिशमेंट को सेफ एग्जिट दिया जाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप मेहरबानी करके अपने जलसे जुलूस वगैरह करना चाहे कर लीजिए, इलेक्शन भी करवा लीजिए, आने वाले दिनों में भी इलेक्शन हो जाए, आपके ऊपर जितने भी केसेस वगैरह हमने करवाए वो सारे के सारे वापस ले लेते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट भी एक सेफ एग्जिट डिमांड करिए कि हमें आप निकलने का रास्ता दीजिए, ताकि हम इस पूरे गंदगी में से निकलकर बाहर हो जाएं और ये पीडीएम जाने और आप जाने। आने वाले दिनों में आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट वगैरह आएगी और ये पीडीएम वगैरह का टोला आपको बड़ी मुश्किल में नजर आएगा। बहरहाल पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाले, चौधरी परवेज इलाही ने भी बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट किया है बैकडोर चैनल के थ्रू और बात मेरे ख्याल में बन गई है। अब इन तमाम तर चीजों को एक तरफ रखते हुए कि अगर बात बन गई है तो आपको सामने 2-3 महीनों के अंदर रिजल्ट भी देखना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल बातचीत हुई है, लेकिन मसला यह है कि आप हुकूमत में आने के बाद क्या करोगे। हुकूमत में आने के बाद आप इस फौज के ऊपर भरोसा तो नहीं कर सकते ना, ऐसी फौज ने आपकी पीठ में खंजर घोपा है। अब ये देख रहे हैं कि आपको दबा नहीं सकते, आपके सामने झुकना ही पड़ेगा इनको। सो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आपके साथ ही मिल जाए, फिर जब आप हुकूमत में आ जाएंगे फिर कहेंगे हमने आपको हुकूमत में आने दिया, वरना हमारे बगैर मर्जी के बगैर तो आप आ ही नहीं सकते थे। अपने एहसान गिनवाना शुरू करेंगे, उसके बाद ब्लैकमेल करना प्राइम मिनिस्टर को शुरू करेंगे। सो आप इस वक्त अगर इस फौज के साथ थोड़ा बहुत ट्रायलॉग वगैरह कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन इनको सर के ऊपर बिठाने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी औकात नहीं। ये पूरी की पूरी हार चुकी थी फौज, ये अब फेस सेविंग के लिए, अपना एक सेफ एग्जिट लेने के लिए फौज आपसे बातचीत कर रही है। सो ये आपके जहन में याद रहे। अब आते हैं दूसरी तरफ के ऊपर कि आपने हुकूमत में आने के बाद करना क्या है। मैंने पहले भी समझाया है कि आपको फौज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप इन तीनों के ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे। जुडिशरी में आपको अपने पीटीआई के वर्कर को भर्ती करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी पुलिस में पीटीआई के वर्कर को भर्ती करना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर पीटीआई के वर्करों को भर्ती करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक नई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स बनानी पड़ेगी, नेशनल गार्ड्स की तरह के ऊपर एक नई रेंजर्स या पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, जिसमें आप तमाम तर पीटीआई के वर्करों को भर्ती करेंगे। ये वो वाहिद तरीका है जिससे आप ऐसे इदारे, ऐसे ब्यूरोक्रेटिक इदारे बनाएंगे जिससे आप इस मुल्क को आसानी से चला सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, ये किसी काम के नहीं होते, ये डफर होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते, ये सिर्फ अपनी तनख्वाह के चक्कर में होते हैं या करप्शन के चक्कर में होते हैं। लेकिन जो वर्कर होता है ना, जो डेडिकेटेड वर्कर होता है ना, वो बगैर तनख्वाह के भी काम करता है, बगैर किसी इंटरेस्ट के भी काम करता है, वो सिर्फ मुल्क की खातिर काम कर रहा होता है और वो वॉलंटियर बेसिस के ऊपर काम कर रहा होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट पैसों के पीछे भूखे नंगे होते हैं, इसी वजह से काम कर रहे होते हैं। आप सोशल मीडिया पीटीआई की टीम देख लीजिए और आप गवर्नमेंट की टीम देख लीजिए, गवर्नमेंट की टीम को पैसे मिलते तब भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेती है। वजह यह है कि डिवोटेड वर्कर है, वॉलंटियर बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये वो वॉलंटियर बेसिस के ऊपर काम करने वाले बंदे जब आप गवर्नमेंट में लाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में लाएंगे, जुडिशरी में लाएंगे, आप इनको जब डीसी बनाएंगे, एसी बनाएंगे, तो ये दिन रात काम करेंगे। और ये जो हमें बताया जाता है कि इनको सीएसएस का एग्जाम देना पड़ता है, सीएसएस क्वालिफाई करना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं होती है। कानून में तरमीम कर दे, पीटीआई के तमाम वर्करों को अलाउ
कर दें। जितने भी पढ़े लिखे वर्कर हैं उन सबको मतलब है ना आप ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, नेशनल गार्ड्स में, जुडिशरी आप पाकिस्तान में भर्ती कर दें। इस बार आपको 2/3 मेजोरिटी मिलने वाली है। 2/3 मेजोरिटी मिलने के बाद हमने इस स्टेट के ऊपर इस तरह से कब्जा करना है कि आने वाले 20 सालों तक इस स्टेट के ऊपर हमारा कब्जा रहेगा। ये वो प्लानिंग है जो पीटीआई को करके आनी चाहिए। इस तरह के कब्जे करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल बैकिंग चाहिए, दूसरी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आप पूरे स्टेट के अंदर अपने लोग भर्ती करते जाएंगे, जुडिशरी के अंदर, पुलिस के अंदर। फिर ये होगा कि जब भी आप अगर हुकूमत में नहीं होगे तो आपके साथ ये सुलूक नहीं होगा जो इस बार हुआ है। ये वाला सुलूक इस बार इसीलिए हुआ है क्योंकि पीटीआई ने कभी भी अपने वर्करों को भर्ती नहीं किया। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट के अंदर 90% सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं। सो ये वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपने बंदे भर्ती करने पड़ेंगे। कमीशन वमीशन की कोई जरूरत नहीं होती है। कमीशन करने के बाद भी क्या उखाड़ा है इन लोगों ने, जरूरत ही नहीं है। मैट्रिक पास है तब भी हमने डीसी लगा देना है, कोई जरूरत नहीं। पीटीआई का वर्कर है तभी लगाना है हमने, बाकी नहीं है तो भाड़ में जाए। इसी तरह से आपको डिप्लोमेट्स भी पीटीआई के वर्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप नरेंद्र मोदी की इंडिया की पॉलिसी देखें, इंडिया ने खुद को कैसे वेल इंट्रेंच कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया ने अपने ब्यूरोक्रेट्स की जगह के ऊपर बीजेपी के वर्कर्स को एम्बेसडर वगैरह लगाया हुआ है। वहां पर ब्यूरोक्रेसी इंडिया की कमजोर पड़ गई है और बीजेपी के वर्कर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को, आप अमेरिका को देख ले, वहां पर इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहे हैं। वजह यह कि बीजेपी के वर्कर डेडिकेटेड है, वॉलंटियर है और वो बिलीव करते हैं अपनी आइडियोलॉजी के अंदर। जो अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करता है ना वो ज्यादा काम करता है। इसी तरह से आप नाजीज्म, हिटलर के अंदर देख ले, उन्होंने भी अपने वर्कर भर्ती किए हुए थे। इसी तरह से आप अमेरिका को देख ले, अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर सारी की सारी पॉलिटिकल वर्कर्स की बुनियाद के ऊपर लड़ी थी। जितने भी डिप्लोमेटिक वेंचर थे वो ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं किए हुए थे, बल्कि वो चुने हुए बंदे थे जिसे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट प्रेसिडेंट ने चुना हुआ था। उन बंदों को लगाया गया था क्रिटिकल पोजीशंस के ऊपर और उन्होंने सारे के सारे ब्यूरोक्रेटिक मैन्यूवर्स किए थे, जिसकी वजह से अमेरिका वो जंग जीत पाया था, वर्ल्ड वॉर 2। सो ये आपको समझना पड़ेगा। आपको आर्मी को तमाम तरह स्पेस से बाहर निकालना पड़ेगा। पुलिस के अंदर अपने वर्कर चाहिए, जुडिशरी के अंदर वर्कर चाहिए, फॉरेन सर्विस में वर्कर चाहिए, आपको बिजनेस के अंदर अपने वर्कर चाहिए। तमाम बिजनेसमैन पीटीआई के वर्कर होने चाहिए। ये वो क्लास है जब आप बनाएंगे तब हम इस मुल्क के ऊपर 50 साल से ज्यादा कब्जा कर सकेंगे और इस मुल्क के ऊपर 50 साल से ज्यादा हमारी हुकूमत रहेगी। फिर ये जब भी हम 10 साल तक हुकूमत चलाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये पीपल्स पार्टी की शक्ल आपको नहीं मिलेगी, आपको आर्मी की शक्ल नहीं मिलेगी, आपको ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ये जुडिशरी वाला स्ट्रक्चर, ये सारे बुढ़े होंगे और बुढ़े होने के बाद भी हम इनको फांसियां देंगे, तब जाकर आप स्टेट को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग, कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए। कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं होता। आप अपने आर्मी चीफ देख लीजिए, जनरल कमर जावेद बाजवा और हाफिज को देख लीजिए, दोनों शराबी मवाली, दोनों को कुछ नहीं आता, जाहिल तरीन लोग हैं। पाकिस्तान में बीए पास बंदे को ज्यादा पता है, इन हमारे फौजी जनरलों को कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम कॉम्पिटेंट हैं, हम ये हैं वो हैं। सारा ड्रामा है ना, कोई कॉम्पिटेंसी वगैरह नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो असल कॉम्पिटेंसी होती है वो ये होती है कि बंदा डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा होता। अगर बंदा डिलीवर कर रहा होता है तो कॉम्पिटेंसी है, अगर डिलीवर नहीं कर रहा होता तो कॉम्पिटेंसी नहीं है। फिर 10 PhD भी हो, डिलीवर नहीं करा तो कॉम्पिटेंट नहीं है। 15 बार CSS पास किया हो, डिलीवर नहीं करा तो कॉम्पिटेंट नहीं है। सो ये जो आपके वर्कर हैं ये आपको कॉम्पिटेंट भी हैं, ये आपको डिलीवर भी करके देंगे। ये CSS VSS वाले खशट खत्म कर दीजिए। ये फौज के अंदर भी हम अपने बंदे भर्ती करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज की है, अपने बंदे हर जगह के ऊपर भर्ती किए। सो ये वो चीजें हैं जो आपने करनी पड़ेंगी। यहाँ पर कम्युनिस्ट स्टेट बने थे, वहां पर भी वो सारे के सारे अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को सीनियर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस के ऊपर लगाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन और भी तमाम तरह टॉप जी पोजीशंस जो भी हैं अमेरिका के अंदर, वो सारे के सारे डेमोक्रेट्स ने अपने लिए रिजर्व रखे, अपने वर्कर लगा रखे। सो यहाँ पर ये जो कहा जाता है ना पॉलिटिकल वर्कर को ना लगाया जाए, ये फितना फसाद है, ये फौज की फैलाई हुई साजिश है। ये लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिशियन अपने बंदों को ना लगाए, लेकिन हर जगह के ऊपर इनका रिटायर जनरल घुसा बैठा होता है, कोई रिटायर जज घुसा बैठा होता है। इनकी क्या औकात है? अगर पॉलिटिकल अपना वर्कर लगाता है तो क्या गुनाह कर दिया? सियासी वर्कर जूते खाता है तो हुकूमत भी नहीं चला सकता, हुकूमत में काम भी नहीं कर सकता। अच्छे खासे वर्कर है जो बड़ी ईमानदारी से और बड़ी काबिलियत के साथ काम भी करना जानते हैं, चलो 2 साल 3 साल काम नहीं आता होगा, 5वें साल 6ठे साल तो सीख जाएंगे। यहाँ पर फौज के जनरलों ने कौन सा झंडे गाड़ दिए हैं? हर वापडा के डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में कौन सी रिनोवेशन की है डिपार्टमेंट की? 70 साल से मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भेजा दिया है। हर डिपार्टमेंट में इन फौजियों के जनरल बैठे होते थे, कौन सी इनोवेशन की है? सो मैं बार बार कह रहा हूँ पीटीआई को हर जगह के ऊपर अपने वर्कर भर्ती करने पड़ेंगे। ये जो मिथ है ना कि वर्कर बुरे होते हैं, सियासी लोग अपने लोग भर्ती कर देते, कोई जरूरत नहीं है इस मिथ में गिरने की, बल्कि ये जरूरी है भर्ती करना, क्योंकि फिर वो वर्कर आपकी बात तो मानते हैं। यहाँ पर ये तमाशा लगाया हुआ है इन जनरलों ने, जनरल अपने रिटायर बंदे तो लगवा देते हैं, फिर कहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है, ये मेरिट पे, ये जंगे लड़ चुका है। कौन सी जंगे यार? ये ड्रामा करते रहते हैं जनरल हमारे साथ। सो ये वो चीजें हैं जो पीटीआई को बहुत जल्दी ही करनी पड़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।